दीपक फर्टिलाइजर देश में फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने वाली है ये दिग्गज कंपनी। 1979 में अमोनिया मैन्युफैक्चरर के तौर पर कंपनी ने की थी कारोबार की शुरुआत और उसके बाद ये लगभग सारे केमिकल्स, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और देश के 4 राज्यों में है कंपनी के प्लांट्स। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने टेक्सास अमेरिका से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। 40 साल से ज़्यादा सर का लंबा गहरा साथ है इस कंपनी के साथ और 2002 में आपने कंपनी के एमडी के तौर पर, 2005 में वाइस चेयरमैन के तौर पर और अक्टूबर 2012 से सर एमडी के साथ साथ कंपनी के चेयरमैन भी हैं। आप फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और दूसरी कई एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और यूरोपियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी आपको सर्टिफिकेशंस और अवार्ड मिल चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले इस वक्त हम आपसे समझना चाहते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर और केमिकल सेक्टर दोनों को। तो पहले मैं शुरुआत फर्टिलाइजर से करता हूं सर, जरा समझाएं इस वक्त इस सीजन को लेकर, इस साल को लेकर इस वक्त डिमांड कैसी है और जो मॉनसून की प्रोग्रेस हो रही है उसको कोरिलेट करके देखें तो फर्टिलाइजर की डिमांड किस तरह की रहेगी, जरा ये समझाएं सर। जरूर जरूर। तो थोड़ा एक लल आया था अगस्त मंथ में, बारिश का भी जो लल आया था उस हिसाब से, मगर मंथ ऑफ सितंबर में अच्छी बारिश रही है महाराष्ट्र में। तो सीजन हैज पिक्ड अप और अच्छी बारिश होने की गुंजाइश से रबी भी अच्छी रहेगी। ये खरीफ सीजन है और इसके बाद वाली रबी सीजन रहेगी। तो फर्टिलाइजर का अपटेक हमने देखा है सितंबर मंथ में काफी अच्छा रहा है। ओके ठीक है, परफेक्ट। तो और अगर केमिकल का देखा जाए तो केमिकल में क्या होता है कि बारिश के मौसम में थोड़ा लल आता है, क्योंकि माइनिंग केमिकल जो होते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी में थोड़ा लल आता है। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर की शुरुआत से ही इट शुड पिक अप वेरी वेल। तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिजनेस पिकअप होना शुरू हो गया है और अक्टूबर से केमिकल भी। तो सर जरा ये समझें कि आपकी टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंट फर्टिलाइजर से आता है, कितना परसेंट केमिकल से? करीब करीब 70% केमिकल्स हैं हम। हमारा नाम है दीपक फर्टिलाइजर मगर करीब करीब 70-75% इट इज फ्रॉम केमिकल्स जी। और 30% और फर्टिलाइजर में से है। तो सर लास्ट क्वार्टर में हमने देखा तिमाही नतीजे जो आए लगभग सारी केमिकल कंपनियों के नतीजे थोड़े से वीक रहे, स्पेशली मार्जिन फ्रंट पर आपके भी रहे। लेकिन इस बार ये सुनने में आ रहा है कि पूरा ग्लोबली केमिकल्स के दाम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं वापस से, स्पेशली चाइना वगैरह में। तो क्या कुछ डिमांड और प्राइसिंग दोनों बेहतर हो रही है? इसमें क्या है कि क्या हुआ था कि कोविड समय पे प्राइसेस बहुत ही बढ़ गए थे जी। 60 to 90% बढ़ गए थे। करेक्ट। और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट प्राइसिंग भी बहुत ही तेजी से बढ़े थे। और उस समय हमें जो अच्छा लगा था कि डिमांड डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ था, तीनों हमारे जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उसमें काफी अच्छा रहा था। तो उसके बाद ये स्विंग वापस आ रही है बैक टू जो पिछले 5 साल के जो एवरेज होते हैं वो प्राइसेस पे धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि थोड़े एडजस्टमेंट में, एक क्वार्टर नहीं तो दूसरे क्वार्टर में थोड़ा उसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। तो एक साइड से अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस धीरे धीरे कम हो रहा जा रहे हैं तो वो दूसरी साइड से फिनिश प्रोडक्ट प्राइसिंग भी थोड़े कम हो रहे हैं। तो कहीं अगर एक क्वार्टर में गैप आता है तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट ओके, बट अभी इट इज कमिंग बैक टू एवरेज लास्ट पिछले 5 साल के रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट। तो अब से इट विल बी रीजनेबल रिटर्न, जो पहले जो आ रहा था एवरेज उस तरीके से इट शुड स्टेबलाइज। दोनों ही फिनिश प्रोडक्ट के भी और रॉ मटेरियल दोनों के दाम थोड़े स्टेबल होते दिख रहे हैं। फर्टिलाइजर पर फिर से आपसे सवाल पूछता हूं सर, पहली तिमाही में थोड़ा सा सब्सिडी कम की गई थी फर्टिलाइजर्स में, क्या वापस से सब्सिडी पुराने लेवल्स पर आ रही या फिर सेकंड क्वार्टर में और बचे हुए 6 महीने में भी सब्सिडी थोड़ी कम ही रहेगी? इलेक्शन ईयर अब शुरू हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप सब्सिडी का आउटलुक सर? सब्सिडी का क्या है कि सब्सिडी लिंकेज है रॉ मटेरियल प्राइसेस पे। तो जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब्सिडी बढ़ाते हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हैं तो सब्सिडी घटाते हैं। तकलीफ कहाँ आती है कि जो पाइपलाइन में इन्वेंट्री होती है जो पुराने प्राइसेस की होती है, तो अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं और सब्सिडी कम हो गई मगर इन्वेंट्री ओल्ड प्राइस की है तो ओनली इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ी तकलीफ आती है। बाकी अभी गवर्नमेंट में 6-6 महीने में ये रिवाइज करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस रॉ मटेरियल के कैसे हैं, उस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट पे जो फिक्स सब्सिडी है
वो भी चेंज करते रहते हैं। उसमें यही है कि अगर पूरा पीएम के सेक्टर में बराबर जो पहले से न्यूट्रिएंट में सब्सिडी स्कीम थी उस हिसाब से बैलेंस करके करें तो सॉइल के लिए भी अच्छा रहेगा और फर्टिलाइजर पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए, फार्मर के लिए भी अच्छी रहेगी। सर, दिसंबर 2022 आपने लगभग 8-9 महीने पहले अप्लाई किया था एनसीएलटी में अपने डीमर्जर को लेकर। जो माइनिंग और केमिकल बिजनेस आप शायद माइनिंग केमिकल बिजनेस डीमर्ज करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है और क्या फायदा होगा सर शेयर होल्डर्स को? जरूर, तो एक थोड़ी स्ट्रेटेजी में बता दूं कि स्ट्रेटेजी ये रही थी कि हम वैसे 3 सेक्टर में हैं, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और माइनिंग केमिकल्स, और तीनों की बड़ी अच्छी अलाइनमेंट है इंडिया ग्रोथ स्टोरी से। जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होती है, फर्टिलाइजर में भी, एग्रीकल्चर में बड़ा अच्छा टेल विंड आता है, माइनिंग में भी, जैसे कोल के लिए कि लाइमस्टोन के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा अच्छा पॉजिटिव टेल विंड आता है यही सेक्टर पे। तो तीनों सेक्टर में हमने काफी अच्छा केपेक्स लिया है और तीनों में हमने कैपेसिटी काफी बढ़ाई है, जिससे कि आज हम फर्टिलाइजर में ट्रिपल कैपेसिटी कर दी है पिछले 5-6 साल में। माइनिंग में भी, माइनिंग केमिकल्स में भी अभी हम ग्लोबली टॉप 3 में आ जाएंगे, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट लिया है उससे। तो इस सबसे पूरा अगर स्ट्रेटेजी में पूरा पुश करना है तो हमने सोचा कि हम एक एक बिजनेस, एक एक कॉर्पोरेट एंटिटी में ले लें। तो उससे क्या रहेगा कि फ्रॉम द बोर्ड लेवल टू द लोएस्ट ऑफिसर एक बड़ा अच्छा फोकस रहेगा फॉर दैट एंड कस्टमर। ओके। और दूसरा, इन्वेस्टर को भी यही फायदा रहेगा कि पूरी विजिबिलिटी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एंटिटी से। और दूसरा ये भी रहेगा कि अगर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी ये अच्छा कनेक्शन रहेगा कि ये कंपनी फर्टिलाइजर के ऊपर फोकस्ड है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स के ऊपर और ये माइनिंग केमिकल्स के ऊपर। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब तीनों बिजनेसेस की साइज बड़ी अच्छी हो गई है, तो अपने पैरों पे खुद खड़े होके और फोकस इनसाइड और आउटसाइड दोनों का रहेगा, तो उससे हम काफी फायदा देख रहे हैं। सो बेसिकली सर 3 कंपनियां हो जाएगी, राइट सर? फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल केमिकल, माइनिंग केमिकल, करेक्ट? ओके, परफेक्ट। कब तक उम्मीद है सर? ये मेरे हिसाब से Q3 में एनसीएलटी का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाने की गुंजाइश है। बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल, आपने ये भी कहा है कि एक 5 लाख मेट्रिक टन की आप जो कैपेसिटी शुरू करना चाहते थे, दूसरी तिमाही में मेरे ख्याल से होने वाली थी, ये इसी क्वार्टर में। क्या स्टेटस है, हो गई शुरू या होने वाली है सर? जरूर, तो हमारे तीनों प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल है अमोनिया। अमोनिया में हमने एक 5 लाख टन का पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट सेटअप किया है। जस्ट नेक्स्ट डोर, माने जो हम मिडिल ईस्ट से मंगा रहे थे अभी पाइपलाइन से मिल जाएगा, तो काफी सेविंग रहेगी लॉजिस्टिक्स की। तो दैट प्लांट अभी अच्छी तरह से कमीशन हो गया है और अभी स्मूथ प्रोडक्शन के ऊपर भी आ गया है। तो उससे हमारे रॉ मटेरियल साइड पे नॉट ओनली कॉस्ट सेविंग, बट जो कभी कभी जेएनपीटी पे कंजेशन होता है, ये होता है, तो वो पूरा स्मूथ हो जाएगा रॉ मटेरियल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश मेहता साहब, आपका। आपने समय दिया इस बिजनेस को और विस्तार से आपने इंडस्ट्री के बारे में भी बताया और अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शैलेश मेहता साहब, सीएमडी बताते हुए आपको दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजबूत आउटलुक का कंपनी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आइए